Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one of the most famous poem of E.B. Shelley, Ode to the West Wind. In this video, we are going to discuss a brief introduction of poem introduction summary, an important theme and symbol present in the poem. Before starting poem, we are going to see the brief introduction of our poet P.B. Shelley. He was born on 4 August 1972 and died on 8 July 1822. He was English राइटर कौन था इंग्लिश राइटर था हु इज़ कंसिडर्ड एज मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट अब ये कौन सा रोमांटिक पोइट था रोमांटिक पोइट था Shelley did not achieve fame during his lifetime but he recognized of his achievement in poetry grew steadily following his death। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब ये ज़िंदा था कौन पीबी शैले जब ज़िंदा था तब इसको कोई शोहरत या जैसे होता है कोई शोहरत वगैरह नहीं मिली लेकिन जब क्या होगी इसकी डेथ हो गई फिर ये बेचारा क्या हो गया बहुत यानी फेमस हो गया था इसके वर्क्स फेमस हो गए इसकी डेथ के बाद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्क मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन है ऑस्मेंडियस लव्स फिलॉसफी ओड टू द वेस्ट वाइंड द क्लाउड and the sensitive plant. In this video we are going to discuss his famous poem Ode to the West Wind. Here we see brief introduction of our poem Ode to the West Wind is an ode। अब ये पोएम किस फॉर्म में लिखी गई ओड। आपको पता होगा ओड क्या होती है। ओड बेसिकली ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर हम क्या करें किसी भी चीज़ की प्रेस करें, ठीक है, उसके बारे में अपनी इमोशंस फीलिंग्स या अपनी राय उस चीज़ के बारे में बताएं ब्रीफली, यानी इंट्रोडक्शन दें किसी चीज़ का, यानी बहुत लेंथी इंट्रोडक्शन। इट इज़ रिटन बाय पीबी शैले। किसने लिखी थी? पीबी शैले ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1819 के अंदर। कहाँ पे लिखी थी? कैस्काइन वुड नियर द फ्लोरेंस इटली। इटली के अंदर एक प्लेस है फ्लोरेंस, वहाँ पे एक जंगल है जिसका नाम क्या था? कैस्किन वुड। वहाँ पे बैठ के ये इसने लिखी थी पीबी शैले ने ये पोएम। इसने लिखी कब थी? 1819 के अंदर और पब्लिश कब हुई? 1820 के अंदर। इस पोएम का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या है? 70 लाइन्स पोएम है। ओड टू द वेस्ट वाइंड कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन। अब इस 70 लाइन्स पोएम है, इसके अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं? 5। हर सेक्शन के अंदर 3 लाइन्स है और आखिरी जो मतलब हर सेक्शन के अंदर 5 स्टैंजाज हैं। 5 स्टैंजाज में से 4 ऐसे हैं जिसके अंदर 3 लाइन्स है और आखिरी जो होगा उसके अंदर क्या होगा? एक कपलेट होगा, राइमिंग कपलेट, ठीक है। द ओड इज़ रिटन इन अयबिक पेंटामीटर। अब ओड किस फॉर्म में लिखी गई है? अयबिक पेंटामीटर की फॉर्म में। अब हम देखें कि शैले ने ये बेसिकली पोएम लिखी क्यों थी। वो क्या चाहता था? सोसाइटी क्या हो जाए, रिफॉर्म हो जाए और उसके अंदर क्या आ जाए? रेवोल्यूशन आ जाए, चेंजेस। अब इसके लिए वाइंड बिकम द ट्रोप फॉर स्प्रेडिंग द वर्ल्ड ऑफ चेंज थ्रू द पोइट और प्रॉफिट फिगर। अब उसके लिए वाइंड क्या एज अ यूज़ उसने किया? एज अ ट्रोप यूज़ किया। किस चीज़ के लिए? अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन लाने के लिए। Some also believe that the poem was written in response to the loss of his son William in 1819। अब कुछ लोगों का बिलीव ये है कि उसने ये पोएम इसलिए लिखी क्योंकि ना 1819 के अंदर उसके बेटे की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। फिर इस वजह से उसने क्या किया? ये पोएम लिखी। अब हम अपनी पोएम की समरी देखें तो ये पोएम इस पोएम के अंदर राइटर जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? वेस्ट वाइंड के बारे में। जो हवा कहाँ से चलती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उससे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। फिर ना वो क्या कहता है? ये हवा क्या है? बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, फ्रीडम है इसके पास, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। फिर ना वो डेड लीव्स की बात करता है क्योंकि जो मौसम ख़िज़ां का चल रहा होता है, उस वक्त ख़िज़ां का मौसम चल रहा होता है। फिर जो दरख्तों के जर्द पत्ते होते हैं उन दरख्तों से क्या गिर के नीचे पड़े हुए होते हैं। फिर जहाँ पे राइटर कहता है कि ये जो हवा है पत्तों को अपनी मर्ज़ी से उड़ा के फ्रीडम से यानी क्या है उड़ा के लेके जा रही है डेड लीव्स को। फिर ना इस डेड लीव्स का वो कंपैरिजन करता है किसके साथ? ओल्ड पीपल के साथ, ओल्ड पीपल, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहता है ये जो वाइंड है सिर्फ लीव्स को कैरी नहीं करती, इसके पास कुछ क्या होता है? सीड्स भी होते हैं। वो सीड को क्या करती है? प्रोटेक्ट करते हैं, यानी एक जगह से सीड को अपने साथ लेके दूसरी जगह जब लेके आते हैं तो उसे क्या कर देते हैं? बरीड, यानी ज़मीन के अंदर बहुत गहराई के अंदर क्या कर देते हैं? उसे दफना देती है। फिर वो कुछ अरसे के लिए ज़मीन के अंदर रहते हैं। फिर जब वो मौसम बहार आती है फिर वो क्या करते हैं? नशोनुमा पाते हैं, ग्रो करते हैं। अब ये जो सीड्स बेसिकली हैं जब ये यानी बरीड हो जाते हैं कहाँ पे? अर्थ के अंदर, अर्थ की गहराई के अंदर। तो ये चीज़ किस चीज़ को बेसिकली सिंबलाइज़ कर रही है? डेथ को या ग्रेव को। मरने के बाद जो लोग दफन हो जाते हैं ना, इस चीज़ को ये सिंबलाइज़ कर रहे हैं, ग्रेव को, ठीक है। उसके बाद द पोइट लेबल द वाइंड एज अ डिस्ट्रॉयर एंड एज अ प्रिजर्वर। अब उसने वाइंड को डिस्ट्रॉयर भी बोला है, प्रिजर्वर भी बोला है। प्रिजर्वर कब बोला? जब वो क्या करती कैरी करती है? सीड्स को कैरी करती है, उसकी उनकी हिफाजत करती है, फिर उनको कैरी करके ज़मीन के अंदर क्या कर देती है? दफन कर देती है। डिस्ट्रॉयर कब होगी? जब वो क्या करेगी? स्टॉर्म्स लाएगी, तूफान वगैरह लाएगी। अब यहाँ पे ना हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे बड़े ओशंस हैं। इस पोएम के अंदर उसने बेसिकली 2 का नाम लिया है, एक है मेडिटेरियन और दूसरा है अटलांटिक। अब उसने कहा ये जो हवा है, ठीक है, वेस्ट वाइंड है, ये क्या करती है? वेव्स के अंदर यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी पैदा करती है। किसके अंदर? समंदर की जो लहरें होते हैं, इस वजह से। फिर वो कहता है कि समंदर की जो लहरें हैं वो जो समंदर के साथ जो घर बने हुए हैं, टावर्स बने हुए हैं, उसके जो दीवार हैं उसके साथ क्या करते हैं? टकराती है। देखने में तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है ना, लेकिन ये जो इसका जो इफ़ेक्ट है ये क्या है? बहुत ही डिवास्टिंग है, ठीक है ना। ये जो स्ट्राइक करती है वॉल के साथ, ये फिर ना वहाँ पे रहने वालों के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये चीज़ वाइंड को क्या रिप्रेजेंट करे? एज अ डिस्ट्रॉयर।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर वो क्या कहता है, ओ टू वेस्ट वाइंड समरी एक्सप्लेन हाउ द पोएट रिकॉल लवली रिलेशनशिप विद द वेस्ट वाइंड इन हिज याउथ। अब फिर वो क्या करता है, वाइन का कंपैरिजन करता है अपने साथ के, जब मैं बच्चा था तब मैं भी तुम्हारी तरह क्या था, फ्रीडम थी मेरे पास, मैं अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर सकता था, अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता था, हर चीज़ कर सकता था, लेकिन अब मैं क्या है कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद आखिर में फिर वो क्या कहता है, वाइन को कहता है, ओ वाइन कि मैं तुम में क्या करो, मेरी बात सुनो, मुझसे क्या हो, मुखातिब हो, मेरे मैसेज को क्या करो, कैरी करो, और उसे क्या करो, कैरी करके सेपरेट कर दो पूरी दुनिया के अंदर, ताकि पूरी दुनिया के अंदर क्या आ जाए, रेवोल्यूशन आ जाए, चेंज आ जाए। अब पोएम के आखिर में वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है, किससे, वाइंड से करता है कि अब जो विंटर है वो आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग विल आल्सो नॉट बी फार बिहाइंड। इसका मतलब क्या है, वो कहता है मुझे इस बात की खुशी है कि अगर अब मौसम सरमा आ गया है तो आगे क्या बहार मतलब बहुत क्या है जल्द आने वाला है। ये चीज़ उसने कैसे किस लिए यूज़ किया, एज अ मेटाफर यूज़ किया फॉर बर्थ एंड डेथ, मतलब बर्थ एंड डेथ की थीम को शो करने के लिए। दिस मीन दैट डेथ एंड डिके आर नॉट मीन द एंड बट रीबर्थ। अब इसका मतलब क्या है कि डेथ जो है क्या है, डिके का साइन नहीं है, बल्कि किस चीज़ का साइन है, रीबर्थ का। अब कंक्लूजन अगर हम देखें इसके अंदर क्या आएगा, ओ टू द वेस्ट वाइन समरी। ओ टू द वेस्ट वाइन समरी इज अ पोएम दैट शो अस द पावर ऑफ वाइन, जो हमें क्या बताती है, पावर ऑफ वाइन के बारे में, विच ब्रिंग चेंज इन नेचुरल वर्ल्ड, जो कि क्या करते हैं, चेंजिंग लाते हैं कहाँ पे, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। पोइट विशेज टू रिफॉर्म द सोसाइटी, पोइट की ख्वाहिश क्या होती है, वो सोसाइटी को क्या करे, रिफॉर्म करे। एंड द पोइट हैज़ अंडरलाइंग थीम्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप फॉर बेटर फ्यूचर, उस मतलब वो क्या करता है, बेटर फ्यूचर की क्या करता है, होप करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द इंपॉर्टेंट थीम्स प्रेजेंट इन द पोएम। फर्स्ट थीम इज चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। द पोएम हाईलाइट द पावर ऑफ द वेस्ट वाइन टू ब्रिंग अबाउट चेंज। अब उसने ये पोएम किस लिए लिखी, वेस्ट वाइन को क्या शो किया, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए क्या क्या यूज़ किया सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड थीम है वो है फ्रीडम एंड लिबर्टी। अब फ्रीडम एंड लिबर्टी की थीम कब शो होगी, जब वो वाइन को बोलता है तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या है, फ्रीडम है, तो मतलब अपनी मर्जी से किसी भी वक्त क्या है चल सकते हो। फिर वो कंपैरिजन करता है अपने फ्रीडम का जब वो बच्चा था, और वाइन का कंपैरिजन करता है। द वाइन इज सीन एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। पोएट एक्सप्रेसेस अ डिजायर फॉर ह्यूमन freedom and emancipation. Next theme is nature and the season. The poem explored the cyclical nature of the season and divine role in bringing about change. अब इस पोएम के अंदर पोइट सीजन्स की बात करता है, विंटर की, स्प्रिंग की, ऑटम की, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक साइक्लिकल नेचर है जो कि क्या है मतलब वर्ल्ड के अंदर चलता है, और वाइन क्या करता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Our fourth theme is theme of the cycle of life and death. The poem explored the cycle of life and death, rebirth, reflecting the passing of time and reflecting the nature of human existence. अब सबसे पहले उसने जब जर्द पत्तों की बात की तो उसका उसने कंपैरिजन किसके साथ किया था, ओल्ड पीपल के साथ। फिर जब उसने सीड की बात की थी कि हम उसको क्या कर देते हैं, बरीड कर देते हैं अर्थ के अंदर, सॉरी हाँ, ज़मीन के अंदर, डेप्थ के अंदर, तो वो चीज़ किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रही थी, डेथ को, ठीक है। फिर जब वो क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, जब मतलब सही टाइम आ जाता है, स्प्रिंग का सीजन आ जाता है, तो वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, लाइफ को। नेक्स्ट है द रोल ऑफ पोइट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट वो पर्सन होता है जो क्या करे, मैसेज कन्वे करे सोसाइटी के अंदर। अब जो पोइट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब वो क्या चाहता है, पोइट क्या चाहता है कि उसका मैसेज क्या हो, सोसाइटी तक पहुंच जाए और सोसाइटी के अंदर क्या आ जाए, रेवोल्यूशन आ जाए। द पोएम एक्सप्लोर द रोल ऑफ अ पोइट एज अ प्रॉफिट विद द स्पीकर सीकिंग टू इंस्पायर एंड गाइड अदर थ्रू देयर वर्ड्स। इसके अंदर पोएम के अंदर पोइट जो है एज अ प्रॉफिट एक्ट कर रहा है, अपना मैसेज कन्वे कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ताकि और लोगों को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, किसके जरिए, अपने वर्ड्स के जरिए, यानी अपने वर्क या अपनी पोएम के जरिए। Next, we are going to see the symbols of the poem. First symbol is west wind. Wind symbolize basically किस चीज़ को कर रही है, change, transformation and the power of nature. Leaves represent cycle of life, death and rebirth, as well as fleeting nature of human existence. Autumn symbolize decay, decline and the passing of youth. Autumn किस चीज़ को represent करता है, खिज़ा का मौसम, जैसे जर्द पत्ते गिर गए थे, फिर वो किस चीज़ को represent कर रहे थे, old people को। पासिंग ऑफ यूथ मतलब जवानी का तेज़ी से गुजरना, यानी तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ना। उसके बाद लाइटनिंग है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, सडन पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट हमारी जो 5 सिंबल है वो है स्प्रिंग। ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिन्यूअल, रिबर्थ को और होप को। ये था हमारा आज का टॉपिक, ओड टू द वेस्ट वाइन, अ पोएम रिटन बाय पीबी शैले। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।